चुनाव के सियासी रण में आज हम उस जगह पर हैं जहां से इस रण की अगर कहें कि स्क्रिप्ट लिखी गई, पटकथा लिखी गई। जी हां, हम हैं ग्वालियर में। ग्वालियर सिंधिया राजघराना और उसके रसूख का प्रतीक यही जय विलास पैलेस बनवाया तो था 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने। लेकिन याद कीजिए 2018 के उन चुनाव को, जब राहुल गांधी आते हैं, ग्वालियर रोड शो के पहले यहीं रुकते हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा था मानो अगर सरकार आ गई तो सीएम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनेंगे। सरकार आती भी है, कमलनाथ सीएम बनते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हार जाते हैं और जय विलास पैलेस की जो चमक है उस हार के बाद में कुछ फीकी पड़ जाती है। लेकिन 10 मार्च 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम अटकलों के बीच में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। उनके विधायक उड़कर बेंगलोर चले जाते हैं और कमलनाथ सरकार धड़ाम हो जाती है। यही जय विलास पैलेस जो बहुत सारी सियासी गतिविधियों का गवाह रहा, यही जय विलास पैलेस जो वर्तमान के इस उपचुनाव में अपनी साख, अगर कहें कि जय विलास पैलेस की साख कभी भी ऐसी दांव पर नहीं लगी होगी जैसे कि अब लगी है। तो इसी जय विलास पैलेस से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों का जायजा लेंगे, उन्हीं 16 सीटों के बारे में पड़ताल करेंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इस महल की जो बुलंदी है, 400 कमरों का भव्य महल है, सिंधिया राजघराने की जो शान है, वो इस वक्त जो साख दांव पर लगी है, वो वाकई में जनता के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और यही मध्य प्रदेश की सरकार जाकर टिक गई है इसी महल की चौखट पर। चलिए हमारे साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रदीप मांडवे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में राजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ में वीरेंद्र तिवारी जी हैं, हमारे साथ में सुरेश दंडोतिया जी हैं, हमारे साथ में जी कौशल मुदगल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करते हुए ये जानना चाहूंगा, हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ की सियासत की जब भी बात आई है तो यहाँ की सियासत को ये माना जाता है कि यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म होती है। वो जमाना भी था, अब ये जमाना भी है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से हुई है और अब तीसरी पीढ़ी आकर फिर वहीं पर टिक गई है। आप किस तौर पर, यहाँ के लोग किस तौर पर, आपका तजुर्बा किस तौर पर देखता है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रभाव है, उनकी लोकप्रियता भी है। अब ये जो चुनाव है 16 सीटों पर होने जा रहा है, ये इनका सिंधिया जी के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इन जो 16 सीटों पर सिंधिया जी अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को, प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर नहीं लाते हैं तो उनका राजनीतिक कद वास्तव में गिरेगा, ये बात सही है। राजनीतिक कद दांव पर तो लग गया है बहुत तगड़ा। देखिए, जैसा आपने अभी सिंधिया राजघराने की बात करी, ये बात सच है कि यह घराना जो है सरकार बनाने और सरकार गिराने दोनों के लिए ही जाना जाता है। एक ज़माने में आज से 52-53 वर्ष पहले राजमाता सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी। उसी तरह 52-53 वर्ष बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई। मतलब ये बात बिल्कुल सामने स्पष्ट होती है कि इस घराने का राजनीति में बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव रहा है और अभी भी है। और आने वाले जो उपचुनाव हैं इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवराज सरकार की पूरी जो प्रतिष्ठा है, उनकी सरकार का जो भविष्य है, उनके सरकार का शेष कार्यकाल है, वो इस चुनाव पे पूरा निर्भर है। वैसे उपचुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में उपचुनाव है 28 सीटों पे, इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या आते हैं उस पर इनकी राजनीति जो है पूरी भविष्य जो है निर्भर करेगा। बिल्कुल, राजनीतिक पूरी कर से कहे कि महल की साख कह लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य कह लें, लेकिन वो सब कुछ जाकर टिक गया है। कितना मुश्किल, 18 साल का कांग्रेस का करियर, पिताजी भी लगभग कांग्रेस में रहे, एक वक्त रहा लेकिन वो बीजेपी में नहीं गए थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, मुझे एक ने बड़ी अच्छी बात कही कि अब परिवर्तन ये आ गया है कि पहले महाराज थे, अब भाई साहब हो गए। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी अपने आप में उस ओहरा से बाहर आके और बीजेपी के लिए वोट मांगना, जिसकी बीजेपी की परिपाटी अलग होती है, उनका बूथ लेवल का जो कैडर होता है वो अलग टाइप से काम करता है। तो ये उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम है कि जहाँ पहले महाराज हुआ करते थे अब वो जाके बैठ भी रहे हैं, लोगों के गले में हाथ भी डाल रहे हैं। तो वो एक बीजेपी में सब भाई साहब होते हैं ना, संघ से निकले। बिल्कुल भाई साहब होते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि पहले तो अपने आप की उस छवि को तोड़ना और फिर आके भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता को अपने आप में बताना कि मैं कर्मठ कार्यकर्ता भी होता तो बाद में हूं। तो ये उनके लिए बड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग तो बड़ा है। कांग्रेस बिल्कुल साफ तौर पर, कांग्रेस का पूरा कैंपेन, मैंने खास तौर पर यहाँ पर भी जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के उनसे बात की,
वो कह रहे थे कि ठीक है बेरोजगारी वगैरह तो हम तो इसको बात नहीं करेंगे, हम तो गद्दार वाली बात को लेकर जाएंगे, हम तो बिकाऊ टिकाऊ वाली बात को लेकर जनता के पास जाएंगे कि जनता को धोखा दिया। दूसरी तरफ ये शब्द बहुत इन पूरे उपचुनाव में एक शब्द गद्दार वाला है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि गद्दारी इन्होंने जनता के साथ की। ये गद्दार वाला फैक्टर यहाँ के लोगों की जनता में खास तौर पर कितना प्रभावी, जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों की बात करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा इसका कोई प्रभाव आएगा, क्योंकि यदि अब ये कांग्रेस वाले दल बदल की बात करते हैं तो जो कांग्रेस में लोग आए हैं वो भी भाजपा से ही आए हैं, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब नल एंड वाइड हो गया है कहीं ना कहीं दोनों साइड से, तो वो इतना मुझे नहीं लगता इतना फैक्टर काम करेगा वो वाला। जनता के भीतर इसके बहुत नहीं, जनता के भीतर तो वैसे भी चुनाव को लेके फिलहाल तक वो ज़्यादा कोई उत्सुकता दिख नहीं रही है। ये जो बात आती है कि जनता के भीतर उत्सुकता नहीं है, ये इसका मतलब क्या है कि अगर जो कहा जाता है कि ग्वालियर की जनता, गुना जिले की जनता या पूरे संभाग की जनता घराने के प्रति वैसा विश्वास रखती है, उतना भरोसा करती है, लेकिन वो वही लोकसभा चुनाव हारे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनता के भीतर उत्साह नहीं, तो इसका मतलब क्या ये भी हुआ कि जनता जो है वो आपके अनुमान शान की लड़ाई हो सकती है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं? देखिए भुवनेश जी, अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि सरकार किसकी है, उसे अपने हितों के लिए जो है सरकार को वोट देना होता है। अब वर्तमान में जो स्थितियां रहीं, 15 साल बाद एन प्रकारेण कांग्रेस सत्ता में आई, और निश्चित रूप से मैं ये बात बहुत बेबाकी से कहना चाहूँगा कि ग्वालियर चंबल संभाग की 26 सीटें, 34 में से जो 26 सीटें दिलाई उसमें सिंधिया का बड़ा योगदान, व्यक्तिगत योगदान था, व्यक्तिगत योगदान, ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस ने जो सिंधिया के साथ किया, उससे उन्होंने अपने को अपमानित महसूस होकर, या उसी दरमियान उनकी लोकसभा सीट जो उनकी पारंपरिक सीट कही जाती थी, जिससे राजमाता जी कई बार जीती, जिससे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी भी कई बार जीते, और ज्योतिरादित्य भी वहाँ से जो है 2 चुनाव जीते, और तीसरे चुनाव में वो सीट उनके हाथ से फिसल गई। उसके बाद जब कांग्रेस ने उनको ना राज्यसभा के लायक भी नहीं छोड़ा, तदोपरांत उन्होंने ये निर्णय लिया अपमानित होके कि मुझे जो है कुछ न कुछ बदलाव करना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने उनका बड़ा फैसला था। बहुत समय तक उस वक्त जब जो लोग देख रहे थे, कवर कर रहे थे, ये मान रहे थे कि हो सकता है कि अपने पिता की तर्ज पर वो दूसरी पार्टी बना ले, बीजेपी में ना जाए, लेकिन वो जिस तौर तरीके से बीजेपी में गए हैं। और दूसरा, मैं जब उपचुनाव में देख रहा हूं कि उनके जो समर्थक, जो उनके विधायक हैं, उनके समर्थक विधायक, सिंधिया गुट के विधायक, वो भी जिस तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आत्मा तो बहुत पहले से भीतर बसती थी, वो उसको अपनाने में बहुत देरी कर दी। आप जहाँ तक है ठीक भी कह रहे हैं। बीते दिनों एक सभा में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा भी था कि ये सब कांग्रेसी थे पहले, लेकिन टेक्निकल तौर पर हमारे साथी थे, तो एक चुटकी वो भी ले चुके हैं इस मुद्दे पर। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बड़ी तादाद में कि जो इनके साथ के कांग्रेसी कार्यकर्ता जमीनी तौर पर वो बीजेपी के साथ हैं। वो कहते तो सभी हैं, जब माइक आप सामने करो तो कहते हैं कि हम तो सब एक हैं, बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन हकीकत में ये उतना आसानी से मेल मिलाप हो रहा है जैसे शक्कर पानी में घुल जाती वैसे घुल रहे हैं? नहीं, आप देखिए, जो सिंधिया समर्थक विधायक अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 2 तरह की परेशानियां अभी फील्ड में आ रही हैं। एक, जो कांग्रेसी उनके साथ में गए हैं वो उनके साथ पूरी तरह से नहीं है, और पुराने जो मूल भाजपाई हैं वो आज भी उनके साथ फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोशल साइट्स पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भाजपा सोशल साइट पर बहुत हावी रहती थी कांग्रेस पर, अभी प्रद्युमन सिंह तोमर का चाटा वाला मामला हो या और भी मामले हो, उसमें किसी में भी मूल भाजपाई आपको सोशल साइट पर नहीं देखा प्रद्युमन सिंह तोमर को लेकर के या इमरती देवी को लेकर के। तो अपन नहीं कह सकते अभी पूरी तरह से कि भाजपा इनके साथ में है या कांग्रेस ही पूरी तरह से साथ में हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कांग्रेस के सिंधिया समर्थक लोग अब जो बीजेपी में गए, वो कहते हैं कांग्रेस तो खत्म हो गई, हम ही थे कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस हमेशा गुटों में जिंदा रहती है ना, जहाँ सिंधिया गुट होगा वहाँ दिग्विजय सिंह गुट भी होगा, वहाँ दूसरे गुट भी होंगे, वहाँ पचौरी गुट भी होगा। तो अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आए थे तो कांग्रेस ने बड़ा जी जान लगाया था। सर्वेश भाई, आपने कवर भी किया था, क्या जमीनी हकीकत? हकीकत ये है कि कमलनाथ आए थे, पहली बार आए थे कमलनाथ। अभी उनका कहना था कि हम यहाँ सिंधिया के ऊपर छोड़े रहे, ये लास्ट में उन्होंने माना भी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने इन पर विश्वास किया, मैं नहीं आया, ये हमारी भूल है, इसके लिए मैं दोषी हूँ। लेकिन कमलनाथ पहली बार आए तो लोगों में ऐसा आक्रोश दिखाई दिया जैसे वर्षों की गुलामी से वो आज़ाद हुए हों।
कांग्रेस में जो लोग ऐसे थे कि वो बरसों से गुलामों सिंधिया के कारण नहीं आ पाते थे सामने, निश्चित ही वो दोनों दो खाई में बट गए दोनों, कि एक तो खेमा चला गया भाजपा में, एक दूसरा हो गया। तो इस बार ये देखने में आया है कि अभी जो भाजपा के प्रेजेंट में जो स्थिति है, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसियों का अंदर से ये कहना है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो केवल अभी मीटिंगों में फोटो खिंचाने तक सीमित हैं। जो डोर टू डोर कैंपेन होना चाहिए वो अभी नहीं दिखाई नहीं। वो नहीं। मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, वो चुनाव था, मुझे याद था अच्छे से कि जब पिछला चुनाव हुआ शिवराज सरकार का था, कोई माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण नहीं रोक सकता, यहाँ से बात शुरू होती है, एक सपाक्स मूवमेंट होता है। ग्वालियर तो एक जातीय एक संघर्ष का गवाह भी बना उस वक्त में। तो अगर ये स्थिति थी तो आज क्या वो स्थिति है? नहीं है, क्योंकि ये कहा गया कि अगर मामा शिवराज ने अपनी गद्दी गवाई तो उसके पीछे उनका बयान और सपाक्स मूवमेंट ने एक अंडर करंट जैसी कोई भूमिका जरूर निभाई। ग्वालियर चंबल की बात यदि आप करें तो आपने जो आप बात कही वो 100% सच भी है। यदि यहाँ से भाजपा इतनी बुरी तरीके से मात खाई थी तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का बयान, सपाक्स मूवमेंट जो हुआ 2 अप्रैल की जो घटना हुई, तो इस प्रकार से जो ध्रुवीकरण वोटों का हो गया था, वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस को फायदा मिल गया। तो भाजपा से कांग्रेस को फायदा मिला हो ना मिला हो, भाजपा से गुस्सा था उस समय, शिवराज से गुस्सा था। तो शिवराज को एज ए सीएम वो नहीं देखना चाहते थे यहाँ के लोग, इसलिए वो चीज़ हुई थी और यहाँ से सरकार उनको गंवानी पड़ी थी। ये स्थिति थी। लेकिन आज क्या स्थिति? आज ये मुद्दा है कहीं पर इन चुनाव के बीच में, या वो न्यूट्रल हो चुका है? वो गुस्सा था एक बार निकल गया। देखिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। और अब एक जो नया प्रकार का गुस्सा सामने आ रहा है ब्राह्मणों और ठाकुरों में। फूल सिंह बरैया जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भांडेर से, उनका अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ है। वो ठाकुरों और क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो वीडियो उनका पहले का पुराना कहा, लेकिन बीजेपी एक इनडायरेक्टली रूप में इसको वायरल ज़्यादा कर रही है। वो सोच रही है इसका हमको फायदा मिल जाए एक ठाकुरों और ब्राह्मणों का वोट का। वो वोट बैंक जो पिछले चुनाव में कुछ खसक गया था, जिसकी वजह से हम, चलिए ये तो हमने ग्वालियर की बात की, मुरैना की भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुरैना की 5 सीटें हैं। अब मुरैना में साख जो दांव पर, ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को पूरी तरह से संगठन ने फोर्स करके मैदान में उतारा है। जब ये सुगबुगाहट चल रही थी तब मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी बहुत प्रमुखता से उठा था, और ये बात भी कही गई थी कि कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीटो है, वरना एक ही जगह पर 2 पावर सेंटर हो जाते तो फिर बर्तन खटकना, उनकी आवाज आना तय था। कितने मन से लगेंगे नरेंद्र सिंह तोमर? अनुभव क्या कहता है आपका? मेरा अनुभव ये कहता है कोई भी राजनेता अपनी जो वो होती है जमीन, उसको किसी दूसरे के पाले में जानने के लिए कभी राजी नहीं होगा। किसी ना किसी रूप में उसका सॉफ्ट कॉर्नर अपने प्रति ही रहता है या अपने परिवार के प्रति रहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी जमी जमाई राजनीति जो किसी की दूसरे के पास पाले में चला जाए। तो ये भी इस चुनाव में सामने बात आ सकती है, भले वो गुपचुप तरीके से हो, कि नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया या उनके समर्थक मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको किस हद तक वो उनको समर्थन दें, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। मामले में आकलन ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने धर्म संकट है। एक तरफ अगर मुरैना सीट की, जो मुरैना क्षेत्र के, वो एक प्रकार का उनका वो गढ़ है और वो सांसद भी वहाँ के हैं, यहाँ के भी एक प्रकार का नेता है वो। अगर यहाँ से सीट उनको कम मिलती है बीजेपी को, तो जाहिर है उनकी लोकप्रियता पर भी अंतर पड़ेगा, और अगर सीटें ज़्यादा मिलती हैं तो सिंधिया जी का प्रभाव पड़ेगा, उनके खुद के राजनीतिक भविष्य पर अंतर पर फर्क पड़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, शिवराज के बाद सीएम कौन? नरेंद्र सिंह तोमर हर बार कहा जाता है, हर बार कहा जाता है। फिर अब सेकंड लाइन तैयार हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। क्यों अपना क्यों अपने हाथ से अपन कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे ना? बिल्कुल। शिवराज के बाद नरेंद्र सिंह तोमर का नाम हमेशा आता था, अब शिवराज के बाद महाराज। बिल्कुल, यही एक सबके साथ दिक्कत है, मतलब उनके साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और यही दिक्कत क्षेत्र में एक और है। इसी क्षेत्र में एक और व्यक्ति जिनका नाम भी हमेशा गाय बगाए उछलता रहता है, या वो खुद भी बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा नाम उछले इसके लिए। और आप बता दीजिए, मैं तो वो है नरोत्तम मिश्रा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 सीटें वहां पर भी है, भांडेर और डबरा, 2 सीट। नरोत्तम जी के साथ ये है कि जो केंद्रीय हाईकमान है वो नरोत्तम जी को ज़्यादा चाहता है, और ये भी संभव है कि अगर सरकार बच भी जाती है, 8-9 सीटें चाहिए, बच जाएगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है, सरकार बच जाती है, तो नरोत्तम जी यहाँ आ सकते हैं और शिवराज जी को केंद्र में भेजा जा सकता है। ये बात हमेशा कही जाती है, लेकिन अब सवाल यही है कि जब इस स्थिति में ये तो सब चेहरे पहले से थे, इन सब के बीच में अब ये चेहरा है कि मजबूरी है कि सरकार बचानी है तो जिताना है। बीजेपी वाले बड़े कई जो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, बहुत वैचारिक रूप से सुदृढ़ लोग हैं, वो कहते हैं कि सिंधिया तो मजबूरी है, सरकार बनाना जरूरी है। देखिए भुवनेश जी, मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी
कि उसके हाथ से सत्ता चली जाए। इन के इन प्रकारेण वो सत्ता में काबिज हो गए और आज वर्तमान में संख्या बल को अगर अपन देखें तो कांग्रेस को बहुत सारी सीटें जो है सत्ता में आने के लिए चाहिए, जबकि भाजपा कुछ सीटों पे अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। और उसके बाद क्या ध्रुवीकरण होता है ये तो भविष्य में छुपा हुआ जो है सवाल है। टिकट वितरण की हम बात करते हैं, बीजेपी के टिकट वितरण का तो कोई बहुत सवाल नहीं उठता। जो यहाँ से गए थे उन्हें मिलना था, मुकर्रर था, तय था, वही हुआ। लेकिन कांग्रेस का जो टिकट वितरण है, क्या वो इतना इस बार इतने अच्छी तरीके से दिया गया है कि वो मौजूदा दौर में चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, बहुत दमदारी के साथ खड़ा हुआ है? देखिए, कांग्रेस ने जो कमलनाथ जी ने दावा किया कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट दिए हुए हैं, लेकिन कुछ टिकट ऐसे निकल कर आए हैं जो किसी भी सर्वे में पास नहीं हो सकते थे, है ना। अभी 2-3 टिकटों को लेकर के ग्वालियर चंबल अंचल में भी काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। लगातार पार्टियों में इस्तीफे के दौर चालू हो रहे हैं, मनाने के लिए नियुक्तियां दी जा रही हैं, अनलिमिटेड नियुक्तियां हैं उनके यहाँ। तो पार्टी में अभी असंतोष बहुत है। मतदान होने तक जो थाम लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो असंतोष बढ़ता ही जाएगा उनके हिसाब से। ये असंतोष की अगर हम जो बात कर रहे हैं सर्वेश भाई, असंतोष जमीन पे देखते हैं हम। अगर ग्वालियर की 2 सीटों की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी से लाकर सतीश सिकरवार को टिकट दे दिया गया है, कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा हो, यही स्थिति और भी दूसरी जगह पैदा करने की कोशिश की गई। जमीनी तौर पर ये लगता है कि बहुत पुख्ता होगा ये जमीनी तौर पर बीजेपी की। और खास तौर पर बीजेपी की मैं जब बात करता हूँ तो अब सिंधिया बीजेपी उनके खुद की, क्योंकि जितनी साख उनकी दांव पर लगी उतनी शायद बीजेपी के यहाँ के नेताओं की उतनी नहीं लगी। ये बात बिल्कुल सही है। इस बार जो टिकट वितरण दिया गया है बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे, क्योंकि 6 महीने से जब से सरकार गिरी है कांग्रेस की, भाजपा का प्रचार उसी दिन से चल रहा है। 6 महीने में भी अगर भाजपा अभी जिस तरीके से डर रही है या वो उसके लिए बड़ा घातक है। सतीश सिकरवार को टिकट देना या सुनील शर्मा को टिकट देना, सुरेश राजे को डबरा में टिकट देना, ये ऐसे टिकट है कि इनकी तैयारियां पहले से हैं, इनकी पोलिंग वाइज सूचियां पहले से बनी हुई हैं, एजेंट पहले से हैं। तो इनको उतनी मेहनत नहीं करना है जितनी कि नए टिकट वाले किसी को व्यक्ति को अगर ये जैसे हेमंत कटारे को टिकट दे दिया, वो अटेर से उनकी पारंपरिक सीट अटेर थी, अटेर है सीट, तो निश्चित ही वो केवल ये देखा गया कि पैसे में महंगाओं में भी कई वरिष्ठ ब्राह्मणों को उनको ब्राह्मण को टिकट देना था महंगाओं से, तो महंगाओं में भी कई ब्राह्मण ऐसे थे। लेकिन वो ऐसा ढूंढ के लाए कि राकेश चौधरी को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी गोविंद सिंह ने। कांग्रेस की गुटी राजनीति वो कभी खत्म नहीं होगी, वो उसका जो मूल में जाता है। एक मत से अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ पर जो दूर से ऐसा पहले लगता था कि भाई वहाँ तो कांग्रेस का मतलब सिंधिया कांग्रेस, और उसके बाद अब सिंधिया जी बीजेपी में चले गए तो वहाँ तो एक तरफा सारी सीटें आ जाएंगी 16 की 16। आप सहमत हैं? ऐसी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले बीजेपी ने इस प्रकार का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी कि सिंधिया जी अब गए, अब कांग्रेस अनाथ हो गई। लेकिन हम और आप सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं में, हर नेताओं में इस प्रकार का उत्साह है। अभी कमलनाथ जी अब आए, आपने देखा होगा कि बहुत भीड़ दिखाई। कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर बिल्कुल इसलिए होगी क्योंकि आज मतलब ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो राजनीति जो है महल और मील से हमेशा रही है ग्वालियर में। तो महल तो अभी भी है, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो चाहे बीजेपी के रूप में, अब तो सब एक हो गया है, मील खत्म हो गया। जो प्रभाव इनका बना हुआ है वो अभी भी यहाँ के क्षेत्र की जनता जो है महल को थोड़ी तरजीह देती है। और कांग्रेस भी पिछले चुनाव के बाद से थोड़ी सी अपने को ताकत महसूस कर रही है। और चुनाव में मैं समझता हूँ अगर नेक टू नेक नहीं तो कांग्रेस एक टक्कर लेने की स्थिति में आ सकती है। बिल्कुल नेक टू नेक नहीं है, टक्कर की बात आती है। जब टक्कर की बात आती है तो फिर उलटफेर की संभावना भी पैदा हो जाती है। उपचुनाव यकीनन प्रदेश सरकार का भविष्य तय करेगा, उपचुनाव यकीनन शिवराज सरकार का भविष्य तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ा भविष्य होगा इस जयविलास पैलेस के राजनीतिक रसूख का, जो शायद इससे पहले इस तरह से इतने फ्रंट पर आकर कभी दांव पर नहीं लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। MP तक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।